नमस्कार साथियों। स्केल अप आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाई न्यूट्रलिटी इज डेमोक्रेसीज लाइफलाइन। तो हम लोग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 25 नवंबर 2025 का करने जा रहे हैं, जहाँ पे कि हम न्यूट्रलिटी की बात करेंगे। लाइक डेमोक्रेसी में न्यूट्रल रहना क्यों जरूरी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रलिटी इन डेमोक्रेसी। तो बहुत एक अच्छा ये टॉपिक है और काफी आप कह सकते हैं कि रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम ना केवल भारत की बात करें, पूरे विश्व की आप बात करोगे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पे कि डेमोक्रेसी बहुत पोलराइजेशन की वजह से उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो डगमगा रहा है। देर इज अ बाइनैरिटी, लाइक एक्सट्रीम राइट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, वहां पे न्यूट्रलिटी मिसिंग है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में हेट्रेड, भेदभाव। क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, एंड ओपिनियन को वेलकम करना, आइडियाज को वेलकम करना, अगर क्रिटिसिज्म है उसको भी एक्सेप्ट करना। बट आज की अगर आप दौर की बात करते हैं, तो कोई भी नेता, कोई भी सरकार क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। रादर कॉन्स्पिरेसीज हमको देखने को मिलती है। तो वो सब हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, तो थोड़ा फील आएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। तो व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल बी लुकिंग एट, वी विल लुक एट द एज ऑफ पोलराइजेशन। तो आज का ये जो दौर है, जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलराइजेशन, एंड नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये पोलराइजेशन की वजह से जो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जुडिशियरी हो गया आपका, या इलेक्शन कमीशन हो गया, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सिविल सर्विसेज हो गया, तो दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन। मीडिया हो गया, द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो पोलराइजेशन हैज इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन वी हैव सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि बिकॉज इतना हेट्रेड अगर फैल रहा है, इतना हेट्रेड फैलने की वजह से लोगों में काफी गुस्सा, आक्रोश, हेट्रेड, टेंशन, एंजाइटी, कितने सारे राइट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। फिर हम देखेंगे अ ड्यूरेबल डेमोक्रेसी इज अ फीडबैक लूप। अ ड्यूरेबल डेमोक्रेसी इज अ फीडबैक लूप मतलब एक फीडबैक लूप हम डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट होगा, विच विल लीड टू अ ड्यूरेबल डेमोक्रेसी। फिर हम देखेंगे कि ये जो भी हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली न्यूट्रलिटी का, वाई न्यूट्रलिटी इज इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर इंडिया। अगर हम आज के भारत की बात करें, तो न्यूट्रल रहना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी पोलराइज्ड। हो सकता है कि आप भी पोलराइज्ड हैं, जहाँ पे कि आप, हम कहते हैं ना, अंधभक्त। मतलब मैं एक जनरल सेंस में कह रहा हूँ कि बिना सोचे समझे किसी को फॉलो करना, गलत चीज को भी सही ठहराना। तो rather the need of the hour is rational arguments, logical thinking, criticizing the wrong regardless of आप उसको फॉलो करते हैं। लाइक लेट अस सपोज एक लीडर है, आप उसके बहुत एकदम अच्छे फॉलोवर हैं, लॉयल फॉलोवर हैं, बट अगर वो कुछ गलती कर रहा है, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिटिसाइज। क्योंकि क्रिटिसिज्म से उस लीडर का ही भला होगा, क्योंकि वो जो गलती कर रहा है उसको वो रिजॉल्व कर पाएगा। तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना, उसको सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द context ऑफ इंडिया, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर विद सम अंडरलाइंग मैसेज। तो दीज आर लाइक टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर वन बाय वन। तो ये जो लेक्चर है, ये द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है 25 नवंबर 2025 का। सो द
टाइटल ऑफ दिस एडिटोरियल इज सोसाइटी मस्ट रिक्लेम रेस्पेक्टफुल ओपन डायलॉग। तो इस एडिटोरियल को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले वी विल लुक एट द एज ऑफ पोलराइजेशन। तो जो आज का दौर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, दैट इज द एज ऑफ पोलराइजेशन। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड पब्लिक डिस्कोर्स। तो व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक डिस्कोर्स, पहले उसको समझते हैं। पब्लिक डिस्कोर्स का क्या मतलब है? द ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस एंड आर्ग्यूमेंट्स इन पब्लिक स्पेसेस अबाउट टॉपिक्स दैट अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। तो पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक स्पेसेस में खुले मतलब खुलकर पब्लिकली आइडियाज को एक्सचेंज करना, ओपिनियंस देना, आर्ग्यूमेंट्स करना, एंड अबाउट व्हाट, अबाउट टॉपिक्स दैट अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। तो समाज के बारे में बात करना, अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है तो खुल के आर्ग्यू करना, अच्छे अच्छे आइडियाज डिस्कस करना, कैसे समाज का सुधार किया जा सके, कैसे सोसाइटी में पीस हार्मोनी लाया जा सके, अपने ओपिनियंस देना। सो दैट इज पब्लिक डिस्कोर्स। तो डेफिनेटली अगर हम पब्लिक डिस्कोर्स की बात करें, इट इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। क्योंकि देखो भाई, अगर हम ओपनली खुल के अगर क्या कहते हैं, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आइडियाज शेयर करेंगे, अपना ओपिनियन भी रखेंगे, दैट दैट इज डेमोक्रेसी। तो पक्की बात है कि पब्लिक डिस्कोर्स फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। क्रिटिकल कंपोनेंट बिकॉज पब्लिक डिस्कोर्स इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट्स, जिस तरीके की बहस समाज में चल रही होगी, तो लोग उसी से इन्फ्लुएंस होंगे। लाइक अगर हम मीडिया की बात करें, तो मीडिया में जिस तरीके के डिबेट्स में आर्ग्यूमेंट चल रहे होंगे तो लोग उसी से इन्फ्लुएंस होंगे। तो पब्लिक ओपिनियन इज शेप्ड बाय पब्लिक डिस्कोर्स। पब्लिक डिस्कोर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग। जैसे मान के चलिए कि कुछ अच्छे आइडियाज पे डिस्कशन हो रहा है, तो जब उस अच्छे आइडिया को लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक लेट अस सपोज समवन केम विद अ वेरी गुड आइडिया which can have a very good impact on the society, which can solve a very big problem, तो आइडियली वी शुड सपोर्ट दैट। जब हम उसको सपोर्ट करेंगे तो वो आइडिया जब बहुत लोगों तक फैलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सरकार तक भी जाएगा, नेताओं तक जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स तक जाएगा, एंड दैट आइडिया विल गेट इम्प्लीमेंटेड। सो इट विल इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग। जब भी ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी बना रहे होंगे, थिंक टैंक पॉलिसीज बना रहे होंगे, तो उस आइडिया को भी कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है, तो अगर हम उसका खुल के विरोध करेंगे तो सरकार तक वो बात जाएगी। तो इट विल इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग। सो पब्लिक डिस्कोर्स इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसी मेकिंग। सो इट प्लेज अ रोल इन फॉस्टरिंग सिविक एंगेजमेंट। बेसिकली पब्लिक डिस्कोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे एक आम आदमी खुल के अपना पक्ष रख सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स मतलब समाज में एक दूसरे से शेयर कर सकता है। कि उसके लेटर सपोज वो जहाँ रह रहा है उस एरिया में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो rather देन डायरेक्टली रीचिंग आउट टू पुलिस और some higher authority, it's a good thing to discuss among ourselves, like सोसाइटी में। फिर जब लगता है कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, तो जब पूरा सोसाइटी एज अ होल जब उस पर एक्शन लेंगे, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी पिक्चर में मतलब उसको सीरियसली लेना पड़ेगा उस मुद्दे को। तो पब्लिक डिस्कोर्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे भी प्ले करता है, जहाँ पे कि सिविक एंगेजमेंट को एनेबल करता है। तो पब्लिक डिस्कोर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है भाई। हेल्दी डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का एक बहुत कोर कंपोनेंट है पब्लिक डिस्कोर्स। बट अनफॉर्चुनेटली इन लाइक सम रिसेंट ईयर्स वी हैव बीन सीइंग that public discourse has become intensely polarized। पोलराइज्ड इस हद तक हो गया पब्लिक डिस्कोर्स की, मेकिंग रेस्पेक्टफुल न्यूट्रल डायलॉग्स रेयर एंड अंडर वैल्यूड। कहने का मतलब ये है कि अगर आज के दौर का पब्लिक डिस्कोर्स अगर आप देखते हैं,
देखा, अगर आप कहीं जाते हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, है ना भाई, आप कहीं चाय पी रहे हैं तो वहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे हैं, या कहीं आप बैठ रहे हैं, या आप मीडिया में देखते हैं भाई, डिबेट्स हो रही होती है, चर्चा हो रही होती है, तो दैट्स द पब्लिक डिस्कोर्स। तो आज के दौर में जब आप पब्लिक डिस्कोर्स देखते हैं, तो अगर कोई न्यूट्रल कमेंट करता है, रेस्पेक्टफुल, मतलब एक लॉजिकल बात करता है जो कि न्यूट्रल है, तो उसको कोई महत्व ही नहीं देते हैं भाई। उनका तो ये कहना है कि मतलब, अब पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि या तो आप जो सत्ता में पार्टी है उसकी तारीफ करो, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, या विपक्ष की आप निंदा करो। आप एक न्यूट्रल, अगर आप एक बात कर रहे हैं, एक आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो कोई उसको सुनना नहीं चाहता है। मतलब लोगों के माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जिस पार्टी को वो फॉलो कर रहे हैं, वो उस पार्टी का सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, और जो पार्टी का वो विरोध कर रहे हैं, अपोजिशन में जो भी पार्टी है, उसका वो बुरा बुरा सुनना चाहते हैं। तो दैट इज द पोलराइजेशन। तो पब्लिक डिस्कोर्स बहुत ही पोलराइज हो गया है, क्योंकि अगर आप मीडिया में भी डिबेट्स वगैरह देखते हो, आपको रैशनल, लॉजिकल बातें सुननी कम मिलेगी, बल्कि पोलराइज्ड कॉन्वर्जेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए रेस्पेक्टफुल न्यूट्रल डायलॉग बहुत रेयर हो गया है, एंड उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यूड, विच इज लाइक वेरी हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। सो rather देन reasoned आर्ग्यूमेंट, सोसाइटी नाउ रिवार्ड्स शाउटिंग, ट्राइबल लॉयल्टी, इमोशनल मैनिपुलेशन। क्योंकि अगर हम सोसाइटी एज ए होल की बात करें, तो जहाँ शाउटिंग होती है, या जिस लीडर को वो फॉलो कर रहे हैं उसकी बात हो रही होती है, या इमोशनल मैनिपुलेशन जहाँ हो रहा होता है, तो सोसाइटी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। तो यहाँ पे रीजनिंग की जगह शाउटिंग, ट्राइबल लॉयल्टी एंड इमोशनल मैनिपुलेशन, सोसाइटी रिवॉर्ड्स दीज थिंग्स, एंड वी कैन सी दिस ऑल अराउंड टीवी एंड सोशल मीडिया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि खुद का दिमाग नहीं लगाना, खुद का ओपिनियन भी नहीं, भीड़ को फॉलो करना, झुंड को फॉलो करना, कि भीड़ जिस तरफ जा रही है, मतलब सोशल मीडिया में जो ट्रेंड बन गया, लाइक किसी के खिलाफ एक हेट कैंपेन चला दिया गया, तो बस फिर लोगों को मुद्दा पता भी नहीं है, बट वो हेट फैलता जाएगा, लोग उसको फैलाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे। तो इस तरीके का डिस्कोर्स हो गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई हेट कैंपेन चलता भी था, तो लोग अपना दिमाग लगाते थे, उसको एनालाइज करते थे, अपना विवेक का प्रयोग करते थे, समझते थे कि क्या है वो, उसमें कितना सही है, कितना गलत है, एंड उसके बेसिस पे फिर वो अपना ओपिनियन रखते थे। बट आज के दौर में लोग इतने अपने काम में व्यस्त हो गए कि उनके पास सोचने का भी टाइम नहीं है, कि अगर कोई हेट कैंपेन चल रहा है तो अपना वो दिमाग भी नहीं लगाएंगे, उनका खुद का भी कोई ओपिनियन नहीं है, वो जिसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब झुंड, तो बस उसी लहर में वो बहते चले जाएंगे। दैट इज द आइडिया। तो पब्लिक डिस्कोर्स का हमको आइडिया लगा, पब्लिक डिस्कोर्स क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आई, एंड हमको ये भी समझ में आया कि आज के दौर में पब्लिक डिस्कोर्स इज हाईली पोलराइज्ड, एंड विच इज बैड फॉर डेमोक्रेसी। अब हम डिस्कस करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तो जैसे हमने देखा कि पब्लिक डिस्कोर्स इज पोलराइज्ड, तो पोलराइजेशन से क्या मतलब, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलराइजेशन, उसको थोड़ा समझते हैं, उसको फील करते हैं। So because of polarization, there is deep division. Polarization is characterized by deep division. So there's a deep division in the society. So society and political system is split into fundamentally different camps. And what are those camps? Left wing versus right wing, liberal versus conservative, globalist versus nationalist. So there is a deep division in the society. There is a deep division in the political system. क्योंकि अगर आप सोसाइटी की बात करेंगे, देखेंगे, तो एक तो लेफ्ट विंग होगा, एक राइट विंग होगा भाई। लेफ्ट विंग जो होगा वो सेक्युलर की बात करेगा, सेक्युलरिज्म की, और जो राइट विंग होगा वो एक पर्टिकुलर
रिलीजियस आइडियोलॉजी उसकी होगी, जैसे हिंदुत्व हो गया या इस्लामिस्ट राइट विंग हो गया। अब यूरोप वगैरह में भी लेफ्ट वर्सेस राइट का काफी ये एक पोलराइजेशन हो रहा है। लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव एंड ग्लोबलिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट। अब ग्लोबलिस्ट वर्सेस नेशनलिस्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है अभी ट्रम्प सरकार बनी है, डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट। तो इस बार का उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो पूरी की पूरी नेशनलिस्ट हमको देखने को मिल रही है। अभी तक यूएस वाज द प्राइम सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसका जो आइडियोलॉजी था वो ग्लोबलिस्ट माइंडसेट था। बट अब की बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ही इज फुल्ली नेशनलिस्ट, जहाँ पे कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए जहाँ से साफ साफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। तो सोसाइटी एज अ होल, देर इज अ डीप डिविजन, and that's one of the key characteristic of polarization. And because of this deep division, there will be different groups. So it will enable identity based politics. तो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स में बेसिकली सोसाइटी को तोड़ने का काम किया जाता है बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। तो जो पॉलिटिक्स करी जाती है दैट्स बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, लाइक एथनिसिटी, रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन, डिनोमिनेशन, कास्ट, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल बैकग्राउंड, एज, एजुकेशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, डिसेबिलिटी, ओपिनियन, इंटेलिजेंस एंड सोशल क्लास। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द आइडेंटिटीज जिसके बेसिस पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करी जाती है। लाइक सोसाइटी को इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, लाइक कैटेगराइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिलीजन। अब जैसे रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स काफी नॉर्मल है, कहते हैं ना मुस्लिम वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक। नेशनैलिटी, अब यूएस का सबसे अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की मुहिम चला रखी है। तो दैट्स अ नेशनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। बेस्ड ऑन द रेस, यहाँ पे जैसे जब ओबामा पावर में थे तो ब्लैक को काफी प्रमोट किया गया, अपलिफ्ट किया गया। तो ये सब है ना, सब पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द रेस। बेस्ड ऑन द जेंडर, विमेन वोट्स हो गया, विमेन वेलफेयर हो गया। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, है ना। तो दीज आर लाइक आइडेंटिटीज। तो ये भी सो इट ऑल्सो लीड्स टू पोलराइजेशन, क्योंकि जब अगर हम इस तरीके से सोसाइटी को कैटेगराइज करते हैं तो एक तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, हम पोलराइज कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलराइजेशन। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज हम डिस्कस करेंगे, इफेक्टिव पोलराइजेशन वर्सेस। पहले हम इफेक्टिव पोलराइजेशन डिस्कस करते हैं। तो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलराइजेशन इज इफेक्टिव पोलराइजेशन। अब इफेक्टिव पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? इमोशन के बेसिस पे फैसला लेना, डिसाइड करना, इमोशंस, ऑन द बेस ऑफ इमोशन। लेट अस सपोज कोई लीडर है, अपोजिशन का कोई लीडर है। अब उसने कुछ उस पॉलिसीज में कुछ कमियां हैं, ज्यादा मेजर कमियां नहीं है, हल्की सी कमियां हैं। तो रैदर देन टेकिंग इट रैशनली, भाई उसको अगर क्रिटिसाइज करना है, लाइक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई कैन क्रिटिसाइज। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट अस सपोज सरकार है, अब सरकार ने कोई कदम उठाया। अब मैं किसी दूसरे पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेट अस सपोज मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, कांग्रेस की सरकार बन गई एंड उसने एक कोई स्कीम लॉन्च करी या कोई पॉलिसी बनाई जिसमें हल्की सी कमियां हैं, ज्यादा कमियां नहीं है, हल्की सी। अब बिकॉज ऑफ माई इफेक्टिव पोलराइजेशन, बिकॉज मैं इमोशनली बीजेपी का इतना बड़ा समर्थक हूँ कि मेरा एक ही एजेंडा होगा कि कैसे कांग्रेस को
बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाए या उसको कैसे अटैक किया जाए, हेट कैंपेन। सो दैट इज इफेक्टिव पोलराइजेशन। तो इफेक्टिव पोलराइजेशन में हम डिसीजंस या जो अपना ओपिनियन है, अपना जो डिसीजंस है, जो भी हमारा पक्ष है, वो हम इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं, ना कि लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे लेते हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनिमोसिटी, डिस्ट्रस्ट एंड डिसलाइक टुवर्ड्स मेंबर्स ऑफ अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। एंड डेफिनेटली इफेक्टिव पोलराइजेशन काफी हानिकारक है, क्योंकि भाई इमोशंस के बेसिस पे अगर आप अपने कदम उठाओगे, अपना ओपिनियन रखोगे, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसिज्म भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो देखो, क्रिटिसिज्म का क्या गोल होना चाहिए कि भाई आपने कुछ गलतियां करी है, आप उसको सुधारो। भाई हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ये कमी है, प्लीज करेक्ट दैट, दैट्स द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज मतलब भाई कोई भी चीज आपने बनाई या कोई भी पॉलिसी बनाई, उसमें दीज आर द शॉर्ट कमिंग्स। तो क्रिटिसिज्म का इंटेंट क्या है कि भाई वी आर टेलिंग दैट दीज आर द शॉर्ट कमिंग, प्लीज करेक्ट इट। अगर वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो हम आवाज उठाते हैं विद द इंटेंट कि वो जो भी शॉर्ट कमिंग्स है वो दूर हो जाए। बट इफेक्टिव पोलराइजेशन में क्रिटिसिज्म का इंटेंट बदल जाता है। इंटेंट ये है कि अपोजिंग पार्टी को हानि पहुंचाना, या किसी लीडर को टारगेट करना, हेट फैलाना, उसका मजाक उड़ाना, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग है, आपको पता होनी चाहिए। देर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन। तो आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन जो होता है, ये तर्क के बेसिस पे आप किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, इसको थोड़ा अच्छे से हम फील करते हैं। पोलराइजेशन का मतलब यही है कि मान के चलो कि सरकार बनी। अब सरकार का कोई भी सरकार को अपोज नहीं कर रहा है, सब समर्थक हैं, तो वहां पे पोलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, जीरो पोलराइजेशन। वही एक पक्ष सरकार का पूरा सपोर्ट कर रहा है और दूसरा पक्ष सरकार का पैर खींचने में तुला हुआ है, दैट इज पोलराइजेशन। सो देर आर पीपल सपोर्टिंग ऑल्सो एंड देर आर पीपल अपोजिंग ऑल्सो, क्रिटिसाइजिंग। अब आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो इमोशन के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, बट ये वो तर्क के बेसिस पे कर रहे हैं, आइडियोलॉजी के बेसिस पे कर रहे हैं, लॉजिक के बेसिस पे कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। So ideological polarization is good as compared to effective polarization. But ideological polarization can also be have some consequences. Like let us suppose अब आपकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, अब सरकार उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जा रही है, तो फिर आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वहां पे एक सेल्फिश वाली बात आ गई कि भाई सरकार को मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर सरकार वो आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करेगी तो यू विल अपोज इट। सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स of polarization, erosion of common ground, this is actually very important। तो देखो, बात ऐसी है ना कि बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन कोई कॉमन ग्राउंड बचा ही नहीं, न्यूट्रल। ऐसे स्कॉलर्स जो न्यूट्रल हैं, ये आपको थोड़ा अगर आप इसके बारे में सोचोगे, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया में देखते हैं, या तो बीजेपी के सपोर्टर होंगे या कांग्रेस के सपोर्टर होंगे, है ना। बहुत ही रेयर आपको ऐसे स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे या ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो न्यूट्रल पे रह के अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही, फिर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, रिगार्डलेस ऑफ बीजेपी और कांग्रेस, दे विल टॉक अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ऐसे बहुत रेयर सिनेरियोज हैं। उसको कॉमन ग्राउंड कहते हैं। कॉमन ग्राउंड का मतलब ये है कि हम किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, rather we are looking at the facts and based on that we are deciding what is right and what is wrong, so that is neutral। so the neutral ground erosion मतलब वो फेड होता जा रहा है। एंड ये जरूर आपने देखा होगा, क्योंकि आप न्यूज में भी देखते हैं, डिबेट्स वगैरह में या सोशल मीडिया में भी, जो आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में भी आजकल काफी क्या कहते हैं, पोस्ट के थ्रू एक दूसरे पे अटैक किया जाता है।
हेट फैलाया जाता है। तो वहां पे भी कॉमन ग्राउंड अभी नहीं है। तो इरोजन ऑफ कॉमन ग्राउंड इज ऑल्सो अ वेरी की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि न्यूट्रल ग्राउंड को बिल्कुल कट डाउन कर देना। या तो आप बीजेपी के सपोर्टर हो या फिर आप कांग्रेस के सपोर्टर हो। एंड देन परसेप्शन ऑफ थ्रेट। तो ये भी बहुत एक की कैरेक्टरिस्टिक है पोलराइजेशन का। देखो पोलराइजेशन की वजह से क्या हो गया है ना, कि क्रिटिसिज्म आपका हेल्दी नहीं रहा भाई। दूसरे लाइक अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के लिए भी हमारा इंटेंट बदल गया। क्योंकि पहले हमारा इंटेंट क्या था? हमारा इंटेंट था कि भाई कुछ कमियां हैं। अपोजिशन का काम यही है कि सरकार अगर कुछ गड़बड़ कर रही है तो आवाज उठाना सरकार के खिलाफ। बट अब इंटेंट बदल गया है। इंटेंट बदल गया कि अगर एक माइन्यूट से भी गलती हो गई तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, मजाक उड़ाना, नेताओं का मजाक उड़ाना, ट्रोल करना, एंड बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाना। क्योंकि भाई अगर लेट अस सपोज, जैसे हम देखते हैं ना बहुत पर्सनल हो जाते हैं डिबेट्स में भी। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को पे मतलब हाथापाई पे बात आ जाती है। दे टेक थिंग्स वेरी पर्सनली, दैट इज रॉन्ग। तो परसेप्शन ऑफ थ्रेट मतलब पोलराइजेशन में बात ऐसी होती है कि जब सोसाइटी पोलराइज हो जाती है तो वो एक दूसरे पे अटैक करने पे आ जाती है। मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली वो चीजों को ले लेती है। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। बिकॉज सोसाइटी में राइट विंग को ऐसा लगता है कि लेफ्ट विंग उनके लिए खतरा है, और लेफ्ट विंग को ऐसा लगता है कि राइट विंग उनके लिए खतरा है। बट असली में ऐसा नहीं है। बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई हम एक ही देश में हैं, और अगर हम मिलके काम करेंगे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ होगी। बट पोलराइजेशन में माइंडसेट बदल जाता है। पोलराइजेशन जब एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है तो लेफ्ट विंग ये कहता है कि भाई राइट विंग हमारा दुश्मन है। वो इट स्टार्ट परसीविंग लाइक दैट, एंड राइट विंग स्टार्ट परसीविंग लाइक लेफ्ट विंग इज आवर एनिमी। एंड लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स जो इल माइंडसेट के हैं, वो इसको और ज्यादा कैटेलाइज करते हैं इस पोलराइजेशन को। तो दैट इज अ परसेप्शन ऑफ थ्रेट। तो हमने देखो पोलराइजेशन होता क्या है उसको थोड़ा अच्छे से फील किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखी। अब हम ये देखते हैं कि कॉजेज ऑफ पोलराइजेशन, लाइक पोलराइजेशन इज ड्रिवन बाय व्हाट फैक्टर्स? पोलराइजेशन इज ड्रिवन बाय डिजिटल इंसेंटिव्स। देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सोसाइटी में ऐसे भी फैक्टर्स हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फंड करते हैं ताकि सोसाइटी को पोलराइज किया जाए। एंड वो लोग क्या करते हैं? हेट फैलाते हैं। सो देर आर प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इट रिवार्ड, so platforms reward anger, outrage, extreme language, because all these things जनरेट क्लिक्स। इसका मैं आपको इजी भाषा में एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा एक एनालॉजी। देखो बात ऐसी है ना कि मीडिया चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। फिर वो मुद्दा बना लेते हैं, लाइक अपोजिशन के लीडर को या रूलिंग पार्टी के लीडर को टारगेट बना के उसको जलील करना। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं, शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, उस पे क्या कहते हैं ड्रग रेड में ही गॉट अरेस्टेड, 2-3 साल पहले की बात है। तो मीडिया में कितना हंगामा क्रिएट किया, क्योंकि उनको उनको मिल गया एक न्यूज, एक मुद्दा। एंड भाई शाहरुख खान का बेटा है, और जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, अभी कुछ निकल के भी नहीं आया कि उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है। बट मीडिया ने तो शाहरुख खान को भी खूब कोसा, एंड उसके बेटे को तो खूब ज्यादा टॉर्चर किया। सो दैट इज लाइक एंगर, आउटरेज एंड एक्सट्रीम लैंग्वेज, एंड लोगों ने उसको पसंद भी किया। अब जैसे कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है, उसके खिलाफ अगर कुछ बात निकल के आ गई, और जहाँ पे कि वो सच है कि नहीं है वो भी पता नहीं है, दैट इज अंडर रेडार, मतलब इन्वेस्टिगेशन।
बट उसके बावजूद भी मीडिया आरोप लगाना लग जाता है, इतना वो हेट फैलाता है, एंड लोग उसको पसंद करते हैं, इट जनरेट्स क्लिक. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन अ पोलराइज सोसाइटी. सो द मॉडरेशन इज बोरिंग. अगर कोई न्यूट्रल तरीके से अपनी बात रख रहा है, उसको कोई नहीं सुनेगा. लाइक डीडी न्यूज कोई सुनना पसंद नहीं करेगा. सब लोग जो टीआरपी वाले चैनल्स हैं, जहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, डिबेट्स होती है, उसको देखना पसंद करते हैं. सो मॉडरेशन इज बोरिंग. एक्सट्रीमिज्म सेल्स. एक्सट्रीमिज्म गेट्स सोल्ड, एंड दैट्स अ हार्श रियलिटी. फिर दूसरा जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलराइजेशन, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर. तो बेसिकली देखो, पॉलिटिकल कल्चर भी बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गया है. सो आज की जो पॉलिटिक्स है, इट रिवार्ड्स मोबिलाइजेशन. सो पॉलिटिक्स रिवार्ड्स मोबिलाइजेशन. इसका मतलब क्या है? मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं. अपोनेंट को विलन बनाना. विलनाइजिंग द अपोनेंट. विलनाइजिंग द अपोनेंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग देम. क्योंकि देखो, हेल्दी डेमोक्रेसी में तो भाई क्रिटिसिज्म भी बहुत लॉजिकल होना चाहिए, एंड पर्सनल नहीं, अटैक्स नहीं होने चाहिए ना. बट आज के टाइम में पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई है, डर्टी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, कि पर्सनल अटैक्स होने लग गए. बिकॉज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ, पर्सनल लाइफ ऑफ अ लीडर, एंड द ऑफिस विच ही होल्ड्स. ऑफिस में अगर वो, मतलब जो भी उसका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, वहां पे अगर कुछ कमियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उसको हेल्दी वे में लेना चाहिए ना भाई. क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्रिटिसिज्म का इंटेंट होना चाहिए कि भाई वो शॉर्ट कमिंग्स दूर हो जाए. बट अब पॉलिटिकल कल्चर इतना मोबिलाइज हो गया है कि गलतियां पकड़ो एंड निचोड़ लो, है ना. पूरा एक टीम बैठी रहती है, आईटी सेल जिसे कहते हैं. तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक आईटी सेल का यही काम होता है कि गलतियां निकालो एंड लपेट लो. सो दैट इज द थिंग. तो चीजें बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, इमोशनल एरोजल. एंड लोग भी इमोशन इमोशनल होते हैं. आम आदमी भी इमोशनल होता है. तो उनके इमोशंस के साथ भी खेला जाता है. मैनिपुलेशन. देन द अदर फैक्टर इज द साइकोलॉजिकल ड्राइवर्स. तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द पोलराइजेशन. क्योंकि अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें, सो ह्यूमंस रिस्पॉन्ड मोर स्ट्रांगली टू फियर, थ्रेट, एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट. देखो, बात ऐसी है ना कि जहाँ डर पैदा होता है, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. ये जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है डर. अब किसान आंदोलन हुआ, तो पहले किसानों के बीच में डर पैदा किया गया कि अगर ये तीन कानून आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना. फार्म लॉस. तो कितना आंदोलन चला, पूरे साल भर चला. अब मणिपुर में जितना भी ये क्राइसिस चल रही है, तो वहाँ पे जो दो कम्युनिटीज हैं, एथनिक कम्युनिटीज है ना, जिनके बीच में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, कम्युनल वायलेंस हो रहा है, तो डर पैदा किया गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. हो सकता है उस जो बातें वहाँ चल रही है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, बट वही डर पैदा किया गया, तो जिसकी वजह से लोग घबरा गए. और जब इंसान घबरा जाता है, तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है. तो क्योंकि भाई डर पैदा हो गया, तो फिर वो तो घबरा गया, तो फिर वो फॉलोवर बन जाता है. फिर जो भी उसको डरा रहा है, उसकी फिर वो बात मानने लग जाता है. ऐसे कर करके तो प्रोटेस्ट होते हैं, राइट्स होते हैं. अब दिल्ली राइट्स हुआ, तो डर फैलाया गया ना, डर फैलाया गया कि भाई सीएए, एनआरसी, आपकी सिटीजनशिप छीन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. मतलब सब अननेसेसरी बातें करी गई. बट लोग तो भोले होते हैं, आम आदमी, वो ट्रैप हो जाते हैं. उनको लगता है यार भारत से निकाल दिया जाएगा, सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, तो उनकी तो वाट लग जाती है. तो फिर वो जो डरा रहा है,
उनको लगता है कि वही उनका मसीहा है, वही उनको बचाएगा, एंड उसकी फिर वो बात मानने लग जाते हैं। तो फियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर पोलराइजेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ फियर फिर वो उसको मानने लग जाएगा, एंड उसकी आइडियोलॉजी बदल जाएगी, वो पोलराइज हो जाएगा, वो फिर सोसाइटी में स- खिलाफ में आवाज उठाने लग जाएगा, तो पोलराइज होगी सोसाइटी। थ्रेट, तो फियर, थ्रेट, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट भी रोल प्ले करती है। सो दीज फैक्टर्स, सो दे मेक पोलराइजेशन सेल्फ री इन्फोर्सिंग। इसको आप, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है ना, वैसे आप समझो कि ये सेल्फ री इन्फोर्सिंग इसलिए होता है क्योंकि देखो बात ऐसी है कि एक छोटे ग्रुप को आपने डरा दिया, वो पोलराइज हो गया, अब वो फिर अपने लेवल पे लोगों को डराएगा, वो डर फैलाएगा, फिर वो डर फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, तो आपने तो बस एक चिंगारी लगाई एंड वो आग बन गई। तो दैट इज सेल्फ री इन्फोर्सिंग। एंड ऐसा इसलिए तो राइट्स इतने भयंकर हो जाते हैं, मतलब इतने भीषण हो जाते हैं। शुरुआत एक चिंगारी से होती है, एंड वो फिर वो डर फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, और लोग आक्रोश में आते जाते हैं, आते 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 जाते हैं, एंड प्रोटेस्ट, भीषण प्रोटेस्ट, भीषण राइट्स, ये सब पिक्चर में आ जाता है। अब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रातों रात गिर गई, है ना, उनको भागना पड़ गया वहां से, उनके घर में लोग घुस आए, इतना वहां पे प्रोटेस्ट। तो उसका भी जो कोर एसेंस है वो फियर है, वहाँ के स्टूडेंट्स में फियर फैला दिया गया, एंड वो चिंगारी आग बनती गई, और इतनी भीषण आग बन गई कि वहाँ सरकार का तख्ता पलट हो गया। सो दैट इज हाउ पोलराइजेशन कैन बी सो डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी। अगला जो फैक्टर है, दे आर बेसिकली सम ग्लोबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना, देर इज अ पोलराइजेशन इन द सोसाइटी, क्योंकि भाई अमीर गरीब, सो देर इज अ डिवाइड इज देयर। मास माइग्रेशन, अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी लंदन में देखा गया कि बहुत सारे लाइक मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई मुस्लिम्स की पॉपुलेशन। तो मास माइग्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पोलराइजेशन हो गया है ना। भाई वहाँ पे, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो एक क्लास हो गया, और जो बाहर से लोग आए हैं वो एक क्लास हो गया। रिलीजन के बेसिस पे पोलराइजेशन हो गया। तो जहाँ भी डिवाइड है, सोसाइटी में जहाँ भी डिवाइड है, वहाँ पोलराइजेशन है। तो मास माइग्रेशन इज वन ऑफ द फैक्टर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर पोलराइजेशन, टेररिज्म इज वन ऑफ द फैक्टर। टेररिज्म की वजह से आपका क्या कहते हैं, पाकिस्तान हो गया, या सीरिया, आईएसआईएस, ये सब पोलराइज हो गए ना, क्योंकि पूरे ग्लोबल सोसाइटी से हमने उनको साइड कर दिया, हम उनको दुश्मन की निगाह से देखते हैं, उनको हम एक है ना, तो पोलराइज हो गया। so there's a division in the society, so these are like some of the factors which drive polarization. अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोलराइजेशन। तो डेफिनेटली जो पोलराइजेशन है, इट challenges neutral institutions, like what are the neutral institutions we have? Judiciary, कानून अंधा होता है, अंधा कानून, है ना, जुडिशरी इट्स हाईली न्यूट्रल। सिविल सर्विस, इट्स अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन। मीडिया, academia, so all these are like used to be neutral institutions, but because of polarization these neutral institutions पे भी प्रश्न उठने लग गए। They are no longer considered as neutral, which is a very serious thing for democracy, because these institutions are perceived as aligned with one side. So these institutions are losing public trust. So these institutions are losing, especially media. भाई मीडिया पे ट्रस्ट काफी बड़े लेवल पे उठ गया है, एकेडमिया भी बहुत ज्यादा पोलराइज हो गया है। लाइक जेएनयू का अगर हम एग्जांपल देखें, हाईली पोलराइज्ड है। जुडिशरी में भी प्रश्न उठने लग गए हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक
घातक है। तो देयर इज अ challenges to so polarization challenges to neutral institutions. Also, polarization undermines democracy's core systems like legislative breakdown. देखो, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, सो इट्स द हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि वहां पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में। तो वॉइस ऑफ द पीपल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर रिप्रेजेंटिंग पीपल एक्चुअली, सो दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल। अब अगर आप प्रोसीडिंग्स अगर आप देखते हैं, क्योंकि भाई वो तो टेलीकास्ट होती है ना, आप लोकसभा एंड राज्यसभा की आप प्रोसीडिंग्स देखो, कितना आजकल हेट्रेट वहां पे देखने को मिलता है। वहां पे डायलॉग, हेल्दी डायलॉग बचा ही नहीं, डायलॉग स्टॉप्स एंड डिसीजंस बिकम मेजोरिटेरियन। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है पोलराइजेशन का। बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, एक्सट्रीम राइट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, बीजेपी, कांग्रेस, है ना, अपोजिशन रूलिंग पार्टी लाइक महागठबंधन, एनडीए, तो पोलराइजेशन की वजह से नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को दिया जा रहा है। तो दैट इज अलार्मिंग, क्योंकि आप लेजिस्लेचर में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको अगर आप देखते हैं, तो वहां पे एक लॉजिकल क्रिटिसिज्म को भी वेलकम नहीं करा जा रहा है। सो दैट इज कंसर्निंग। दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज जुडिशियल मिसट्रस्ट, जिसकी वजह से जो कोर्ट ऑफ लॉ है, दे आर सीन एज पॉलिटिकल एक्टर्स, नॉट इंडिपेंडेंट एर्बिटर्स। अगला जो कॉन्सिक्वेंस है, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस, लीडर्स बिकम पार्टीशन चीफ्स। इसका मतलब बेसिकली देखो, लीडर अगर कोई बनता है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि उसको सारे पूरे लोगों का हित करना है। बट nowadays, because of polarization, leaders are no more representative of all people, but they're representative only of supporters. So that is also like a very alarming situation because of polarization. जो भी इलेक्टेड लीडर है, क्योंकि उसका दायित्व है ऑल द पीपल, लाइक अगर कोई एमएलए बनता है, तो जिस क्षेत्र का वो बन रहा है, तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पीपल। तो उसको ऐसे कदम उठाने चाहिए कि सबका भला हो। बट बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, लीडर्स ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि उनके सपोर्टर्स का भला हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन जो भी इलेक्टेड लीडर होगा, उसका सपोर्टर्स भी होंगे एंड उसके विरोधी भी होंगे। तो आइडियली लीडर को सबका भला करना है, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। सो लीडर्स बिकम पार्टीशन चीफ्स। एंड इंस्टीट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन की अगर हम बात करें, पब्लिक डिस्कोर्स डिग्रेड्स। ये तो हमने देखा ही था स्टार्टिंग में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल ट्रस्ट कोलैप्सेस, एंड विदाउट ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस कैनॉट फंक्शन। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जुडिशरी हो गया, आज हमको जुडिशरी पे ट्रस्ट है, इसीलिए तो हम उसकी बात मानते हैं, उसका फैसला मानते हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट इट, देयर इज अ ट्रस्ट। वी ट्रस्ट द मीडिया, इसीलिए मीडिया जो भी कहता है हम उसको मानते हैं। वी सपोर्ट मीडिया, या फिर अ, है ना। बट अगर ट्रस्ट ही चला गया, तो फिर हम ना तो चुनाव को मानेंगे, ना हम किसी नेता को मानेंगे। तो ये जितना भी डेमोक्रेसी है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस स्मूथली वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट। और जहां अगर सोशल ट्रस्ट कोलैप्स हो गया, एंड polarization can lead to the collapse of social trust, it can become so dangerous, because हमने देखा ना, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन जो इंस्टीट्यूशंस पहले न्यूट्रल थे, वो भी पोलराइज हो गए, एंड दैट इज वेरी अलार्मिंग।
इट इज डैमेजिंग द डेमोक्रेसी। अगर अगर डेमोक्रेसी डैमेज हो गई तो सोशल ट्रस्ट कोलैप्स हो जाएगा, और सोशल ट्रस्ट अगर कोलैप्स हो गया तो सब कुछ फिर खत्म हो जाएगा, फिर इंस्टीट्यूशंस पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा, एंड वो फिर फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट। तो पोलराइजेशन की वजह से वी कैन सी द राइज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी। वी कैन ऑल्सो सी कम्युनिटी बॉन्ड्स गेटिंग अफेक्टेड, क्योंकि विद इन द सेम कम्युनिटी देर कैन बी पीपल who is supporting to one political party, there can be people supporting to other political party। तो कम्युनल हार्मोनी, कम्युनिटी बॉन्ड, ये भी ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। इट गेट्स अफेक्टेड वेरी बैडली। एंड मणिपुर में यही तो हुआ है, जहाँ दो कम्युनिटीज पीसफुली थी, फियर फैला दिया गया, पोलराइज कर दिया, दोनों कम्युनिटी को आपस में लड़वा दिया। वर्क प्लेसेस में भी आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर्स, जहाँ पे कि अपोजिशन का लीडर एंड रूलिंग पार्टी का लीडर हाथापाई करने तक में चला जाता है, या इतनी गंदी वहाँ बहस होती है, लड़ाइयाँ होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स इन वर्क प्लेसेस हमको देखने को मिलता है। एंड नॉर्मल वर्क प्लेसेस में भी हम देखते हैं ना कि लोग आपस में लड़ लेते हैं, कि भाई अगर आप मोदी जी की थोड़ी सी भी अगर आप उनको क्रिटिसाइज कर दो, तो उनका जो एकदम लॉयल फॉलोवर है वो लड़ने पे आ जाता है। तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वर्क प्लेस में भी देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, एंड देर इज ऑल्सो एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन अफेक्ट्स दी सेफ्टी, क्योंकि हमने देखा ना इफेक्टिव पोलराइजेशन, लोग इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि फिर वो मारकाट में आ जाते हैं। तो इंक्रीज इन हेट क्राइम्स एंड पॉलिटिकल वायलेंस विच वी आर सीइंग, विच वी आर सीइंग। तो कुल मिला के पोलराइजेशन की वजह से लोग एको चेम्बर्स, एको चेम्बर्स का मतलब एक कैंपेन चला दिया गया, एंड लोग बिना कोई सोचे समझे उस कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं। लाइक अगर किसी के अगेंस्ट हेट कैंपेन चला दिया तो लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत नैरो हो गया है ओपिनियंस। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स is getting replaced by narrow opinions, and definitely this weakens empathy, curiosity, and also innovation। अब हम डिस्कस करेंगे अ ड्यूरेबल डेमोक्रेसी इज अ फीडबैक लूप। तो बेसिकली अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें दो इम्पोर्टेंट पहलू है। एक तो हो गया इंस्टीट्यूशंस, एंड एक हो गया कल्चर। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, फॉर्मल रूल्स, लॉ, भाई लॉ एंड ऑर्डर, एंड गवर्नमेंट बॉडीज, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, मीडिया। सो दीज आर लाइक इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो बात ऐसी है ना, ये इंस्टीट्यूशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रूल्स होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, गवर्नमेंट बॉडीज होनी चाहिए, जुडिशरी होना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए, मीडिया होना चाहिए, ये तो सिस्टम है पूरा। बट विदाउट कल्चर दीज सिस्टम्स आर लाइफलेस। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो कल्चर का मतलब पहले समझते हैं। तो कल्चर का मतलब, आई एम ट्राइंग टू टेल, शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, एवरीडे बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स। इन शॉर्ट आई कैन से दैट कल्चर का मतलब है फेथ इन डेमोक्रेसी, फेथ इन इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट। क्योंकि अगर लोगों का फेथ उठ गया, ट्रस्ट अगर उठ गया, अगर लोग, तो ये इंस्टीट्यूशंस फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो इंस्टीट्यूशंस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे कि लोगों की जो शेयर्ड वैल्यूज है, बिलीव्स हैं, बिहेवियर है, दैट शुड बी अलाइंड इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। बिकॉज जब तक लोगों का भरोसा है तब तक इंस्टीट्यूशंस हैं, और जहाँ लोगों का भरोसा उठ गया फिर ये इंस्टीट्यूशंस किसी काम के नहीं रहेंगे, एंड डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्यूरेबल डेमोक्रेसी इज अ फीडबैक लूप, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नीड कल्चरल एनफोर्समेंट, क्योंकि कल्चरल एनफोर्समेंट से ही इंस्टीट्यूशन चलेगा। इंस्टीट्यूशन नीड्स कल्चरल एनफोर्समेंट, एंड कल्चर री इन्फोर्सेस
इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी, दैट्स द आइडिया। तो देखो बात ऐसी है कि कल्चरल एनफोर्समेंट की वजह से इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, एंड इंस्टीट्यूशंस की जो लेजिटिमेसी है वो बरकरार रहेगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, अगर मैं की प्रिस्क्रिप्शंस की बात करूं, तो की प्रिस्क्रिप्शंस जिससे कि लोगों का ट्रस्ट डेमोक्रेसी पे बना रहे, जो कल्चरल एनफोर्समेंट है वो बना रहे, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है रिक्लेम रेस्पेक्टफुल डायलॉग। मतलब लोगों को बात सुननी है एंड रेस्पेक्टफुली कन्वर्जेशन करना है। भले ही कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो उसको सुनो, तो सुनना बहुत जरूरी है। एंड डायलॉग, ऐसा नहीं है कि बस आप बोल रहे हैं, लेट द अदर ऑल्सो स्पीक। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ही अपनी बात रख रही है, अपोजिशन को भी अपने बात रखने का मतलब जो रख रहा है उसको भी सुनना है, समझना है, एंड उसको एक्सेप्ट भी करना है। अगर कोई लॉजिकल बात है तो उसको एक्सेप्ट भी करना है। तो दैट इज द रेस्पेक्टफुल डायलॉग, सिविलिटी, लिसनिंग, ओपननेस, रिजेक्ट बाइनरी थिंकिंग। मतलब बाइनरी थिंकिंग को रिजेक्ट करना है तो बेसिकली आइडिया ऐसा है कि हर एक सिटीजन का जो माइंडसेट है वो होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज द ओनली थिंग विच कैन डिसॉल्व, विच कैन रिजॉल्व द पोलराइजेशन। जो ये पोलराइजेशन जो इतनी बड़ी समस्या है हमारे समाज में, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट जब आएगा तो चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे फिर वो कांग्रेस सपोर्टर हो, बीजेपी सपोर्टर, सब एक हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई यही चाहेगा कि भारत की ग्रोथ हो। तो नेशनल इंटरेस्ट। तो वी हैव टू रिजेक्ट द बाइनरी थिंकिंग, ह्यूमनाइज अपोनेंट्स। तो बेसिकली देखो, जो भी ओपोनेंट्स हैं ना वो भी ह्यूमंस हैं। सो वी शुड नॉट सी देम एज एनिमीज, डोंट सी देम एज एनिमीज। मतलब भाई अपोनेंट है, उसकी भी इज्जत करनी है हमको, एंड उसकी भी बात सुननी है, समझनी है। रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वी शुड रेस्पेक्ट एवरीबडी। रीसेंटर एथिक्स, मतलब वी शुड स्ट्राइव फॉर न्यूट्रलिटी। हर एक मुद्दे को हमको न्यूट्रल रह के एनालाइज करना होगा, अपने जो भी फेवरेट्स हैं उनको साइडलाइन करना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन सिविक डिस्कोर्स या पब्लिक डिस्कोर्स, जहाँ पे कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसकी क्वालिटी हमको बढ़ानी होगी। वहाँ पे न्यूट्रल ओपिनियंस, रैशनल ओपिनियंस, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करना होगा। इन सब चीज़ों से हम पोलराइजेशन को मिनिमाइज कर पाएंगे एंड डेमोक्रेसी को हेल्दी बना पाएंगे, ड्यूरेबल बना पाएंगे। नाउ वी लुक एट वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, न्यूट्रलिटी। वाई न्यूट्रलिटी मैटर्स, और वाई न्यूट्रलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ए ड्यूरेबल डेमोक्रेसी, फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो देखो, अगर हम न्यूट्रलिटी की बात करें, सो न्यूट्रलिटी इज बेसिकली ethical discipline. Neutrality is basically a moral imperative for democracy, for mental health, and also for social cohesion. तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर देशवासी न्यूट्रल अगर हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि जब हर कोई न्यूट्रल हो गया तो वो सही और गलत की बात करेगा, वो फिर बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करेगा, वो फेवरेट की बात नहीं करेगा, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगा, वो कास्ट की बात नहीं करेगा, वो गलत और सही की बात करेगा। तो अगर भारत को सही मायने में एक नई ऊंचाई तक लेके जाना है, लाइक ये सोशल हार्मोनी अगर हमको लेके आनी है, तो डेमोक्रेसी को बहुत तक स्ट्रांग बनाना है, तो न्यूट्रलिटी इज द की। जहाँ पे कि जो आम आदमी है वो न्यूट्रल तरीके से सोचेगा, वो सही और गलत की बात करेगा। सो न्यूट्रलिटी विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, इट विल, इट्स अ मॉरल इम्पेरेटिव फॉर मेंटल हेल्थ। क्योंकि भाई अगर कोई न्यूट्रल है तो वो स्ट्रेस नहीं लेगा, वो एंजाइटी नहीं लेगा, क्योंकि उसका अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है ना, उसका कोई फेवरेट है, ना कोई उसका हीरो है, ना कोई उसका विलन है।
वो तो सीधी बात करेगा, भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में यही सीख दी थी, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, एंड वंस यू डू दैट, you will not take any unnecessary stress, you will not get into any unnecessary arguments, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल कोहिजन। आप, क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब है नेशनल इंटरेस्ट, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, देश के लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। तो जो जब आप नेशनल इंटरेस्ट की का माइंडसेट आपका होगा, तो ऑटोमेटिकली सारे भेदभाव हम भूल के हम देश हित की बात करेंगे, तो सोशल कोहिजन होगा। और अगर ये सोशल कोहिजन हो गया, तो 140 सीआर की जो पॉपुलेशन है भारत की, इट कैन बी वेरी पावरफुल। तो न्यूट्रलिटी हम अचीव कैसे कर सकते हैं, लाइक या फिर व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू इन ऑर्डर टू बी न्यूट्रल। तो लिसनिंग एक्टिवली, वी शुड बी एन एक्टिव लिसनर। कोई भी अगर बात कर रहा है तो उसको बहुत लॉजिक उसको समझना है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, वी हैव टू लिसन एक्टिवली। लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। लाइक अगर उनके फेवरेट लीडर के खिलाफ एक लॉजिकल बात भी अगर हम करने का प्रयास करें, दे डोंट वांट टू लिसन। बट इन व्हेन यू आर न्यूट्रल, नेशनल इंटरेस्ट, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बात हो रही है क्या वो देश के हित में है कि नहीं है। वी हैव टू लिसन एक्टिवली, दैट्स द की ऑफ न्यूट्रलिटी। वी हैव टू क्वेश्चन वंस ओन एजम्पशन। आपने जो भी एजम्पशंस मतलब रखे होंगे, धारणाएं होंगी आपकी जो भी, उसको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू क्वेश्चन वंस ओन एजम्पशंस। वी शुड लुक इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब आप न्यूट्रल रहोगे ना, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है, कौन डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहा है। यू विल बी एबल टू लुक इनटू द फैक्टर्स, द कॉम्प्लेक्सिटीज, द डायनामिक्स which is trying to polarize the society, and you can act against it. एंड न्यूट्रलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पेक्टिंग अपोजिंग व्यूज। देखो, अपोजिंग व्यूज का रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है ना, भले ही अपोजिंग व्यूज इलॉजिकल भी क्यों ना हो, क्योंकि भाई जो अपोज कर रहा है वो भी तो भारतवासी है। ऐसा तो है नहीं कि वो दूसरे देश का है। हो सकता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की ना हो, तो वी हैव टू रेस्पेक्ट द ऑपोजिशन व्यूज। तो देश का जो भी ऑपोजिशन है उसको हमको रेस्पेक्ट करना है। वो अगर कोई बात रख रहा है तो उसको सुनना बहुत जरूरी है। बिकॉज वेन वी आर न्यूट्रल वी विल रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज जो ऑपोजिशन में है वो भी तो भाई भारत का नागरिक ही तो है ना, वो कोई बाहर से तो आया नहीं है। दैट्स द न्यूट्रलिटी। तो अगर हम ये चीजें करते हैं तो वी विल अचीव न्यूट्रलिटी, एंड व्हेन वी अचीव न्यूट्रलिटी, दैट विल बी अ गेम चेंजर। देखो, न्यूट्रलिटी का मतलब वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि अगर कोई न्यूट्रल है उसको वीक समझा जाता है, बल्कि न्यूट्रलिटी इज वेरी पावरफुल। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई दिस मैटर्स इन इंडिया टुडे। तो आज के भारत में न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? तो देखो, अगर हम आज के भारत की बात करें, तो इंडिया इज यंग इंडिया। अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज एज्ड अंडर 35। आज के भारत की अगर हम बात करें, इट्स वेरी डाइवर्स। डाइवर्सिटी, वी हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी, भाई अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रह रहे हैं। वी हैव सोशल डाइवर्सिटी, अलग अलग सोशल क्लास के लोग एक साथ रह रहे हैं। एंड वी हैव लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आज के भारत की अगर हम बात करें, इट इज डीपली अनइक्वल, लाइक इनइक्वालिटी है। देयर इज अ थिक बाउंड्री बिटवीन द पुअर एंड द रिच। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी भी है। आज भी प्रोफेशन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। तो आज का जो भारत है, यंग भारत है, डाइवर्स भारत है, डीपली अनइक्वल भारत है। यहाँ पे द इंडिया इज प्रोन टू पोलराइजेशन, एंड दैट्स वाई न्यूट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम देखते हैं ना कि रिलीजियस ग्राउंड में कितने बड़े लेवल पे पोलराइजेशन हो रहा है, जहाँ पे कि मुस्लिम्स को पोलराइज किया जा रहा है बाय सम लीडर्स,
मुस्लिम लीडर्स। भाई आप हैदराबाद वगैरह आप जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं ना कि पूरा एक अलग ही उनका वो है, क्लास है। मतलब rather than social cohesion we are seeing division in the society। तो अगर हम रिस्क की बात करें, तो हमने ये तो समझ लिया है कि भारत लाइक इंडिया इज प्रोन टू पोलराइजेशन, एंड उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है अगर पोलराइजेशन होगा सोसाइटी में। तो इट विल हार्म प्रोडक्टिविटी, क्योंकि भाई सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कोहिजन नहीं होगा, तो जो काम मिलके हो रहा था अब वो मिलके नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, स्पेशली जीडीपी पे असर पड़ेगा, भारत की जीडीपी पे असर पड़ेगा। इट विल फ्यूल वायलेंस, क्योंकि भाई जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना वायलेंस होगा ना, राइट्स होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। इट विल फ्रैक्चर नेशनल आइडेंटिटी, क्योंकि देखो पोलराइजेशन जब होगा तो नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से जब सेल्फ इंटरेस्ट को बढ़ावा मिलेगा, नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, तो नेशनल आइडेंटिटी भी फ्रैक्चर होगी। लोग अपने को एज अ इंडियन से ज्यादा एज अ हिंदू और एज अ बीजेपी सपोर्टर और एज अ किसी कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, लाइक एज अ ब्राह्मण फॉर एग्जाम्पल, तो पर्सनल आइडेंटिटी विल overtake national identity, which can be very harmful, and it will also undermine democratic legitimacy। क्योंकि कुल मिला के हमने देखा कि अगर सोशल ट्रस्ट आपका कोलैप्स हो गया, पोलराइजेशन की वजह से सोशल ट्रस्ट कोलैप्स हो सकता है आने वाले टाइम में, तो डेमोक्रेसी से भरोसा उड़ जाएगा, डेमोक्रेसी पूरी कोलैप्स कर सकती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं भारत के लिए, अ कंट्री ऑफ डीप डाइवर्सिटी कैनॉट सर्वाइव विदाउट अ कल्चर ऑफ रेस्पेक्टफुल डिफरेंस। तो बात ऐसी है कि देखो, जब इतनी डाइवर्सिटी है भारत में, तो अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तो फिर पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाएंगे, एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द सोशल हार्मोनी। तो जब भी डाइवर्सिटी होती है तो वी हैव टू रेस्पेक्ट द अदर क्लास, चाहे फिर वो रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, सोशल डाइवर्सिटी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो। अब लाइक तमिलियंस अगर हिंदी स्पीकिंग पीपल के खिलाफ बगावत करने लग जाए, है ना, तो दैट विल बी वेरी बैड। तो यहाँ पे रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो तमिलियंस शुड रेस्पेक्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल, हिंदी स्पीकिंग पीपल शुड रेस्पेक्ट तमिलियंस। दैट्स द आइडिया, बिकॉज अल्टीमेटली it should not be Hindi speaking people or it should not be Tamilians, it should be we all are Indians। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, जहाँ नेशनल आइडेंटिटी की बात आएगी, जब आप नेशनल आइडेंटिटी को ऊपर रखोगे, नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखोगे, तो ऑटोमेटिकली ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करेगी, एंड हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, हम कल्चर्स की रेस्पेक्ट करेंगे। सो कल्चर ऑफ रेस्पेक्टफुल डिफरेंस इज द नीड। सो अंडरलाइंग मैसेज वी कैन से दैट, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट इलेक्शंस, institutions or laws, it is more about enforcement। So democracy is more about cultural enforcement, like it's more about the trust of the people। So it's not just about elections, institutions and laws, it's more about trust, क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट चला गया तो कोई भी जुडिशरी पे यकीन नहीं करेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे कोई भरोसा नहीं करेगा, इलेक्शंस पे भरोसा नहीं करेगा। सो ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज द थिंग विच इज होल्डिंग द, एंड ट्रस्ट में सोशल ट्रस्ट, दैट्स लाइक मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। एंड पोलराइजेशन कैन mislead people, it can create wrong beliefs, it can spread hatred, है ना, अफवाहें फैल जाती है, गलत गलत चीजें, कैंपेन्स चलते हैं, हेट कैंप चलता है, which can be very harmful for a healthy democracy because it can mislead the social trust। So public discourse is the oxygen of democracy। जब healthy discussions होंगे,
न्यूट्रल डिस्कशंस होंगे, जहाँ पे कि देश हित की बात सबसे ऊपर रहेगी। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल आइडेंटिटी विल ओवरटेक पर्सनल आइडेंटिटी। हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कांग्रेस, इससे ऊपर उठ के सही गलत की जब हम बात करेंगे, जब आर्ग्यूमेंट्स उस आधार पे होंगे, न्यूट्रलिटी इज द की, तो पब्लिक डिस्कोर्स powered by these factors will create healthy democracy. So, in the end, I can just conclude India must restore respectful open dialogue where disagreement is humanized rather than weaponized. So, the idea is criticism को भी बहुत पॉजिटिवली हमको वेलकम करना है, डिसएग्रीमेंट्स को भी सुनना है, लाइक न्यूट्रलिटी इज द की। क्योंकि अगर आपको कोई फेवरेट नहीं होगा, अगर आपका कोई फेवरेट नहीं होगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, रादर आप नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आप सबको सुनोगे। सो वी हैव टू लिसन टू एवरीथिंग, एंड हमको अपना ओपिनियन, व्हाट यू थिंक इज राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन कोई हेट कैंपेन चल रहा है, आप उसमें शामिल हो गए, भीड़ में का हिस्सा बन गए, तो आप पोलराइज हो गए। उससे उस दिशा में जाने की वजह, वी हैव टू थिंक, वी हैव टू हैव अवर ओपिनियन कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो दैट्स द आइडिया। तो साथियों, फाइनली हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, एंड आप अपने सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करिए। एंड आपकी जो भी ओपिनियंस हैं, यू कैन कमेंट, यू कैन डिस्कस विद मी। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।